तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट्स बेसिकली द स्टार्ट ऑफ फिजिक्स फॉर 11th क्लास। मोशन, इससे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ा था बट वो कॉम्पिटिटिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेन फिजिक्स यहीं से शुरू होगी। तो मैकेनिक्स दो बेसिकली मेन पार्ट्स रहेंगे, मैकेनिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एसएचएम वेव्स। तो पहले जो आपके 6 यूनिट्स हैं दे आर मैकेनिक्स। अगर मैं बात करूं कि मैकेनिक्स क्या होती है, तो इसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion, कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ बॉडीज को जब हम स्टडी करते हैं तो दैट कम्स अंडर मैकेनिक्स। इसको दो वे में फर्दर क्लासिफाई करेंगे। एक तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेते हैं। हमने बेसिकली पढ़नी है नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जहां पे जो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हम +1 +2 में नहीं पढ़ते, विद द स्पीड्स आर कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो हम कह रहे हैं कि मैकेनिक्स जो है a branch of physics है which deals with motion of the particles. Branch of physics dealing with motion of particles or bodies. Broad classification दो वे में हो सकती है। We can say non-relativistic mechanics जो हम पढ़ेंगे 2 साल, और relativistic mechanics। ये ब्रांच बेसिकली रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है आइंस्टाइन ने शुरू की थी, and here we deals with speeds which are comparable to the speed of light. Mechanics of bodies moving with speeds comparable to speed of light. Moving with speed comparable to speed of light, basically in excess of 2 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। सो अगर हम बहुत हाई स्पीड्स के साथ डील करते हैं तो दैट कम्स अंडर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है वेयर वी डील्स विद स्मॉल स्पीड, डेली लाइफ मैकेनिक्स जो है। सो मैकेनिक्स ऑफ बॉडीज मूविंग विद नॉर्मल स्पीड, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। Mechanics of bodies which are moving at small velocities compared to speed velocity of light. ये तो एक वे हो गया। एक वे हम और लेते हैं इसको क्लासिफाई करने का। हमने जो बेसिकली सेकेंड यूनिट पढ़ना है दैट्स कॉल्ड काइनेमैटिक्स। कि मैकेनिक्स के दो फर्दर पार्ट हो सकते हैं, कि नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के भी, कि जो हम नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ेंगे इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स, other is called dynamics. Now when we say kinematics, kinematics का मतलब होता है कि हम मोशन को तो स्टडी कर रहे हैं बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द कॉज, कि व्हाई द बॉडी इज मूविंग, द फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर मूविंग। हम ये पढ़ेंगे कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है,
पर हम उसका कॉज नहीं पढ़ेंगे। मतलब अगर हम मोशन को स्टडी करते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन को या रिटार्डेड मोशन को या यूनिफॉर्म मोशन को, but we don't go into the cause that why the body is moving, the forces which are responsible, that comes under kinematics. So we can say branch of physics which deals with motion of bodies or particles but not the cause. हम सेकेंड यूनिट में यही पढ़ेंगे. And if you go into the cause of motion also, then we call it dynamics. Study of motion of particles along with the cause, मतलब the forces. Study of motion of particles or bodies along with the cause of motion. Cause हमेशा force आएगा along with the cause. और force is responsible for motion. So that's dynamics. से हमारा थर्ड यूनिट शुरू होता है यहाँ से. तो ये तो हो गया कि हमने इसमें पढ़ना गया कि मैकेनिक्स हो गया, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद मोशन. दो पार्ट्स हो गए. रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जहाँ पे हम ऐसी स्पीड्स के साथ डील करेंगे जो लाइट के कंपैरेबल हैं. Non-relativistic means we are dealing with speeds which are very small as compared to the speed of light. The non-relativistic mechanics जो हमने पढ़नी है उसको हम काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में डिवाइड कर देते हैं. काइनेमैटिक्स में मोशन को तो पढ़ेंगे, हम कॉज नहीं पढ़ेंगे. एंड डायनामिक्स में वी स्टडी व्हाई द बॉडी इज मूविंग, द कॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल, टॉर्क, जो भी हमने पढ़ा है दैट कम्स अंडर डायनामिक्स. नेक्स्ट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लेते हैं कि अगर हमने कोई बॉडी को मोशन को स्टडी करना है तो हमें एक ओरिजिन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम वहां से, मतलब जिस पॉइंट के रिलेटिव हम सारे डिस्टेंसेस, स्पीड्स या वेलोसिटीज को मेजर कर रहे हैं. तो दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करेंगे. वन इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पे हम बॉडी की अगर पोजीशन को डिफाइन करना है तो हम उसके एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स बता देंगे. तो उसको हम बोल देते हैं कि इट्स अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कि मेरे पास अगर कोई सिस्टम है और मेरे को बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं कि बॉडी, मान लो अगर यहाँ पे ऐसे एनी पॉइंट पी, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं कि इसके ओरिजिन से एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग. सो वी यूज एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द पोजीशन. दूसरा हम बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम एक्स, वाई, जेड नहीं बताते. We tell the distance r and this angle theta. So उसको हम बोलते थे these are polar coordinates. So polar coordinate system में हम distance बता देंगे और angle बता देंगे किसी एक्सिस के साथ कितना बन रहा है. इसमें हम x, y, z coordinates बताएंगे. This is called Cartesian. Or rectangular, because x, y, z they are mutually perpendicular. Rectangular coordinate system. This is polar coordinate system. सो हम एक पॉइंट को रेफरेंस मान के उसके हिसाब से सारे डिस्टेंसेस निकालते हैं. अब हमने हमेशा किसी बॉडी, किसी पॉइंट के रिलेटिव सारी कैलकुलेशन करनी है. उसको हम बोल देते हैं दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और ये ओरिजिन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. देन यू कैन हैव मोशन जो होगी ये किस तरह से हो सकती है. हम लेते हैं तीन तरह की मोशन पॉसिबल है.
वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से उसको डिफाइन कर सकते हैं। वन डायमेंशनल मोशन होते हुए बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, मतलब आगे पीछे जा सकती है बट एक लाइन के लॉन्ग अगर जाएगी तो दैट्स अ वन डायमेंशनल मोशन। और उसको फिजिक्स के टर्म्स में हम डिफाइन कर देते हैं कि अगर बॉडी मूव कर रही है और उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट वेरी करता है टाइम के हिसाब से, then we say that it's a one dimensional motion. If one coordinate varies with respect to time, and if two coordinates varies, then it's two dimensional. यहाँ हम कहते थे मोशन इन अ प्लेन। तो क्लासिफिकेशन में हम लेते हैं कि जो 1D है हमने, बिकॉज हमारा पहला पार्ट जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन वन डायमेंशनल मोशन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने ये नहीं कहा कि इट शुड बी अलोंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो इट्स अ वन डायमेंशनल मोशन, कि बॉडी ए से बी गई किसी भी डायरेक्शन में बट स्ट्रेट लाइन में गई, और अगर वापस आ गई तो भी इट्स 1D ओनली। Or we can say that only one coordinate of the body, एक्स वाई जेड में से कोई एक कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है टाइम के साथ। प्लेन से एक बॉडी को आपने इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड कर दिया, इट्स कमिंग डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, कि मेरे पास ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन था, आपने इसके ऊपर से एक बॉडी को रिलीज कर दिया, सो वी से इट्स अ वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, बॉडी स्लाइडिंग along an inclined surface. टू डायमेंशनल मोशन होते हैं वे बॉडी मूव्स इन अ प्लेन, कि जैसे आपके पास कैरम कॉइन्स है, वो कैरम बोर्ड के ऊपर ही मूव कर रहे हैं, तो दैट्स अ टू डायमेंशनल मोशन। और यू कैन से टू कोऑर्डिनेट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टू डायमेंशनल मोशन जिससे वे बॉडी मूव्स अलोंग अ प्लेन। और coordinates of body varies with time। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है टेबल के ऊपर, यू कैन से इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन। अगर मैं ऐसे बना दूं कि बॉडी इससे प्लेन के ऊपर ही मूव कर रही है, जिसके ऊपर एक इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है ऐसे, या किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन। और मोशन ऑफ कैरम कॉइन्स, तो कैरम बोर्ड के ऊपर ही रहेंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे हैं बट बोर्ड के ऊपर ही रह रहे हैं, तो वो प्लेन में मूव कर रहे हैं, तो वी कॉल इट इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन। सिमिलरली यू कैन हैव a motion of billiard balls or motion of
Will it also? It's a two-dimensional motion. थ्री डायमेंशनल होती है जब तीनों कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं, बॉडी आर्बिट्रेरी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, काइट मूविंग, बॉल बाउंसिंग ऑन द फ्लोर, कि वो सिर्फ फ्लोर के ऊपर रोल नहीं कर रही, ऊपर नीचे भी जंप कर रही है, तो दैट्स अ थ्री डी मोशन. And in this case, all three coordinates varies with respect to time. तो हम नॉर्मली थ्री डी नहीं पढ़ते हैं, नॉर्मली मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ते हैं. +1 +2 में थ्री डी मोशन बहुत रेयर आएगी. So we say all three coordinates varies with time. For example, bird flying in the sky or ball bouncing on the floor, because वो ऊपर नीचे भी जा रही है और ट्रैवल भी कर रही है. So these are three dimensions. अब जब भी हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, वी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. की पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नॉर्मली होता है कि जब हम कार का लेते हैं कि कार ट्रैवलिंग, अर्थ ट्रैवलिंग, हम कार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं. फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी का साइज स्मॉल है. Point object only implies as compared to other distances in the problem, the size is small. आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो रियलाइज कि इसका फायदा क्या. अदरवाइज अगर आपकी बॉडी को मोशन को डिस्क्राइब करना, यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी. तो हम कार को ये नहीं मानेंगे कि कार का ये नहीं बताते कार का अगला टायर कितना गया. अभी से कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, मतलब हमने कार को एक पॉइंट मान लिया. अब पॉइंट स्मॉल नहीं होता. और ये भी है कि एक पर्टिकुलर बॉडी जो एक प्रॉब्लम में पॉइंट ऑब्जेक्ट है, it may not be point object in another problem. And point object never implies that size of body is small. It's a relative concept. So we say a body can be assumed to be a point body if its size is small compared to other distances in the problem. और पूरी mechanics में हम bodies को point bodies मान लेते हैं. So we say point object और point body जो होती है, an object can be considered to be a point object if its size is small. Point object if its size is small as compared to other distances in the problem. And it's important to remember that it's a relative concept. बाकी डिस्टेंसेस के साथ कंपेयर करके देखना है कि आप अर्थ और सन की मोशन कंसिडर कर रहे हो. हम दोनों अर्थ को और सन दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. दोनों बहुत बड़ी बॉडीज हैं. बट एज कंपेयर टू साइज ऑफ अर्थ एंड सन, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी लार्ज. कि उन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है कि आप सन और अर्थ दोनों को एक पॉइंट मान सकते हो. सो वी से दैट it's a relative concept. Point body never implies size is small.
never implies that size of the body is small. For example, Earth and Sun can be assumed to be point bodies when we study their mutual interaction, because उनके बीच में जो distance है, when we study their mutual interaction, because radius of Earth as well as radius of Sun, both are very small as compared to distance between Earth and Sun, 1 astronomical unit. तो आप ये मान सकते हो कि अर्थ भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और सन भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है. अब मैंने बोला कि एक बॉडी जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हो सकता है दूसरी प्रॉब्लम में नहीं हो. कि जैसे हमने लिया दो फुटबॉल है, इफ यू प्लेस देम ऑन टेबल, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि वो दोनों जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, बिकॉज एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम देयर साइज इज नॉट नेग्लिजिबल. अगर वो टेबल पे पड़ी है, कि मैंने ऐसे दो फुटबॉल ली और टेबल पे प्लेस कर दी, तो अब इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, बिकॉज एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम देयर साइज इज नॉट नेग्लिजिबल. बट मैंने यही दो फुटबॉल ली और एक को मैंने रख दिया यहाँ पे, दूसरे को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, देन यू कैन एज्यूम कि फुटबॉल जो है पॉइंट बॉडी बन गई, बिकॉज इनका जो साइज होगा दैट्स इन सेंटीमीटर्स, 10 12 13 सेंटीमीटर रेडियस, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है दैट्स 5000 मीटर्स. तो आप इनके साइज को निग्लेक्ट भी कर सकते हो. तो पॉइंट बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि साइज स्मॉल है, वो हर प्रॉब्लम में बदल सकता है. एक बॉडी जैसे फुटबॉल है, टेबल पे पड़ी है तो दे आर नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, वो कुछ किलोमीटर दूर पड़ी हैं तो दे आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. सो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया कि पॉइंट बॉडीज क्या होती है. और पढ़ते हम इसलिए हैं बिकॉज हमने जितनी भी मैकेनिक्स पढ़नी है, वी विल नेवर कंसिडर द साइज ऑफ द बॉडी. हम हर बॉडी को पॉइंट बॉडी मान के ही सॉल्व करेंगे.